नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याजट पर स्वागत है। तो प्रदीप जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये घटना चक्र की दृष्टि है, इसी से जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर वाली। हाँ, करंट अफेयर की। आइए हम लोग साथ में कवर करते हैं और हमारे जो श्रोतागण हैं, हाँ, वो इसको अच्छे से सुनेंगे हाँ, और तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बताइए, मतलब जो लग रहा हो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैगज़ीन में तो बहुत कुछ चीज़ें दी बहुत हुई सारी हैं। चीज़ें हैं। इतना 2-2 पेज में दिया है एक-एक टॉपिक, लेकिन उतना ज़्यादा थोड़ी फ्री में पढ़ना है। हुँ, मतलब डायरेक्ट सटीक बताइए कुछ कि जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। हाँ, तो आइए हम देखते हैं। हुँ, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सतत विकास रिपोर्ट हाँ, 2025 की है। तो पहले हम उसको देखेंगे कि 2025 की जो सतत विकास रिपोर्ट है, ये चौथी रिपोर्ट थी, मतलब कौन-सा संस्करण था इसका? हुँ, तो ये 10वां इसका संस्करण था। हुँ। यह रिपोर्ट जो है 10वां संस्करण था। कई बार एग्ज़ाम परीक्षाओं में हाँ, पूछ इसमें लिया पूछ जाता है ले रहा है संस्करण कि भी कौन-सा है। कौन-सा संस्करण है हाँ, ना? ये पूछ रहा है। तो ये पूछ लेते हैं। हुँ, तो 2015 में जो है ये किया गया था। स 2015 में फर्स्ट हाँ, टाइम ये आया पहली था। बार हाँ, ये संयुक्त जो राष्ट्र थे उनके कन्वेंशन में जो है लिया गया था डिसीज़न और विकास संबंधी जो एजेंडा है 2030 का, हाँ, उसे इसका महत्व शीर्षक क्या है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, तो शीर्षक भी पूछ सकता है। हाँ, हुँ, तो इसका शीर्षक जो है वो है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। हुँ। ये इसका एक बार शीर्षक और है। रिपीट करिए। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, हुँ, ये इसका तो शीर्षक है। इसका 2 फैक्ट हो गया, एक ये 10वां रिपोर्ट है हाँ, और ये और इसका 2015 शीर्ष या से ये जारी थीम। किया जा रहा है, हुँ, ठीक है? और इसमें जो इसका शीर्षक है, जो अभी जैसा बताया फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 हुँ, एंड मिड टू सेंचुरी, हुँ, ये इसका शीर्षक है। हुँ, अब हम बात करते हैं इसमें कुल कितने देश शामिल हुए, तो हुँ, 167 देश इसमें शामिल हुए थे। हुँ। और अब हम इसमें 167 देशों में रैंक जानेंगे, हाँ, रैंक तो ज़रूरी सबसे है। 3 रैंक हम जानेंगे पहले। हुँ, प्रथम पे 3 कौन थे? हुँ, तो फ़िनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। जी। ये 3 देश ऊपर से नीचे मतलब 1, 2, 3 पे क्रम में हैं। ये स्कैंडिनेविया वाले देश हैं। हाँ, हुँ, तो क्योंकि ये तीनों स्कैंडिनेविया हाँ, प्रायद्वीप में आते हैं, तीनों प्रायद्वीप में देश। आते हैं, हाँ, बिल्कुल राइट। तो तो आपको याद रखना हो तो इतना याद रखिएगा, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप वाले जो देश हैं देश वही हैं, हैं। जैसे फ़िनलैंड हो गया, हाँ, स्वीडन हो गया और आपका ये डेनमार्क हो गया, डेनमार्क जर्मनी, नहीं है, फ्रांस। मतलब डेनमार्क नहीं, उसकी जगह पे नॉर्वे है, लेकिन ये हुँ, ना डेनमार्क ही तो है। हाँ, मतलब डेनमार्क नहीं आता है ना हाँ, स्कैंडिनेविया हाँ, में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फ़िनलैंड और स्वीडन तो आता है, लेकिन हुँ, डेनमार्क नहीं आता है। हुँ। हाँ, अच्छा उसमें हाँ, हुँ, उसमें नहीं स्कैंडिनेविया आता है, आता है। लेकिन यहाँ रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। जी, ठीक, तो आप रैंकिंग की दृष्टि से आप ध्यान रख सकते हैं कि फ़िनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। डेनमार्क, ये 3 हैं। अब हम महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए भारत की रैंकिंग क्या है, हुँ, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। परीक्षा में यही हमसे पूछा जा सकता है कि भारत की सतत रैंकिंग। विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कितनी ये है? काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इसको एसडीजी सूचकांक भी कहते हैं। हाँ, तो कितनी रैंक है? भारत की रैंक है 99 99 और पिछली 99 बार कितनी थी वो भी याद रखना है। भारत की रैंक जो है वो 99 है। पिछली बार थी 109, तो और 109 से ये कितनी हो गई 99। हाँ, ये 24 में थी, हुँ, ना? तो पिछला भी याद करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। 109 से हुँ, इसकी रैंक 99 हो गई, मतलब सुधार हुआ है। हुँ। और इसका स्कोर भी याद करना है। स्कोर इसका क्या है 67। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। ठीक है, जैसे तो पहले पे फ़िनलैंड है, इसका स्कोर है 87 हाँ, और इससे 20 कम कर देंगे तो इंडिया का स्कोर आ जाएगा 67। हुँ, 20 माइनस कर देंगे। बिल्कुल। और फ़िनलैंड से एक 20 कम है। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जारी कौन करता है? हुँ, ठीक है, तो ये कौन रिपोर्ट जारी कौन करता है? मैंने हुँ, इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की इसमें, हुँ, लेकिन हुँ, एक पॉइंट इससे छूट रहा था। हुँ, तो कौन जारी करता है? ये एसडीएसएन, हुँ, हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। यूएन की एक संस्था है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन, एसडीएसएन हाँ। यूएन एसडीएसएन भी इसको लिखा जाता है। हुँ, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि एसडीएसएन जो है जारी करता है हुँ, इस रिपोर्ट को। बस तो इतना ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा हम अपने मस्तिष्क में और ज़्यादा हुँ, डेटा नहीं भरेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं, एक बार समराइज़ कर दीजिए तो सबसे पहली बार जारी किया गया 2015 में। 2015 में और इसका जो एजेंडा था वो 2030 हुँ, अंगीकृत किया गया, मतलब 2030 तक कंप्लीट करने के लिए हुँ, जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव एसडीजी करने के गोल्स लिए है हाँ, वही 2030 तक 17 एसडीजी गोल जो गोल्स। भी टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए 2030 हुँ, तक फुलफिलमेंट करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया सारे देशों के बीच। तो 2015 से पहली बार ये और 10वीं अभी रिपोर्ट है। 2025 का ये 10वीं 10वीं रिपोर्ट। रिपोर्ट है। हुँ, भारत की रैंकिंग 99 99 और पिछली पूर्व बार में यानी 109। 2024 में 109 और 3 देश जो टॉप पे हैं, हुँ, इसमें वो फिनलैंड, फ़िनलैंड है, स्वीडन है स्वीडन और और डेनमार्क। डेनमार्क। ठीक है? यही ये सब थे। इतना ही हमारे लिए इसमें और हुँ, टोटल देश कितने शामिल हुए थे? 167। 167। बस इतना हम करेंगे, इससे ज़्यादा और करने की जी। आवश्यकता नहीं है। हुँ, बहुत ज़्यादा है तो अंतिम वगैरह पे जो है देख सकते हैं, हुँ, लेकिन उसमें कुछ इतना वो नहीं है। फिलहाल इतना ही सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसके नहीं। बाद फिर क्या दिया है? इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण में, इसमें विश्व आईएमडी की रिपोर्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, हुँ, रैंकिंग। कॉम्पिटिटिवनेस हाँ, कितना कॉम्पिटिशन है देशों कॉम्पिटिशन के कितना है, बीच। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, हुँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूसीआर भी बोलते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आईएमडी के द्वारा। हाँ, ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, हुँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हुँ, ये स्विट्ज़रलैंड की संस्था है। हुँ, आईएमडी कहाँ की संस्था है? स्विट्ज़रलैंड की है। हुँ, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डब्ल्यूसीआर।
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग या इंडेक्स ना। तो इसको तो ये कौन जारी करता है? IMD स्विट्जरलैंड जारी करता है और पूरे विश्व की 69 अर्थव्यवस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो इंडिया की रैंकिंग कितनी है और पहले पर कौन? हाँ, तो पहले पे स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, तो ये हम ध्यान रखेंगे पहले दूसरे पे स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। ये यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है क्योंकि ये 69 अर्थव्यवस्थाओं ने ही मतलब देश की अर्थव्यवस्थाओं ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 41। हाँ, और इंडिया की रैंकिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 41। इसमें पहला पे स्विट्जरलैंड है और दूसरे पे सिंगापुर है। इंडिया की रैंकिंग है 41। अंतिम पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो वेनेजुएला वगैरह है, जो वेनेजुएला, नामीबिया और नाइजीरिया, इसका नहीं इतना लास्ट पूछेगा, मतलब मोटा मोटा आप ध्यान रखेंगे कि जो अफ्रीकन कंट्री है वो लास्ट में आती है, जैसे वेनेजुएला, नामीबिया और नाइजीरिया, ये सब। ठीक, तो 41 में हम ध्यान रखेंगे भारत की रैंकिंग, जो IMD की जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंकिंग 41 है और टॉप पे स्विट्जरलैंड टॉप पे है और उसके बाद सिंगापुर है। जारी IMD करता है, ये स्विट्जरलैंड की संस्था है। इतना बस इसमें से। दूसरा, आजकल ऊर्जा संबंधित इन जो इंडेक्स है वो भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 का जो है ये महत्वपूर्ण है, ये भी हम देख सकते हैं। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, ये WEFF जो है फोरम, हाँ, इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसका जो सूचकांक है ये फोस्टरिंग इन इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 के अंतर्गत नामक एक रिपोर्ट है, उसमें इसको प्रकाशित किया गया है। ये 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 15वां संस्करण है। इसमें क्या रैंकिंग है इंडिया? इसमें इंडिया की रैंकिंग हम देखेंगे तो 71 रैंक है इसमें। इंडिया 118 देशों में 118 देश टोटल पार्टिसिपेट किए हैं इसमें और 71 रैंक है। पहले पे इसमें भी वही स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, यानी कि जो देश उधर SDG में थे वही देश यहाँ पे भी सेम है। हाँ, लेकिन उसमें फिनलैंड था और एनर्जी में यहाँ पे स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन टॉप पे है। तो इंडिया की रैंक 71 है और टॉप पे स्वीडन है और ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025 की बात करेंगे। ग्लोबल रहने के लिए कौन सा शहर अच्छा है, तो इसको EIU यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जारी करता है और ये 173 शहरों को मतलब 5 श्रेणियों में इन्होंने किया है। 173 शहर में पार्टिसिपेट किए हैं और 5 शहर वो 5 श्रेणी कौन कौन सी जिनके आधार पर ये रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो 5 आधार कौन से हैं, जिसमें अलग अलग मुख्य 5 आधार हैं, 5 श्रेणियां हैं, लेकिन उसके अंतर्गत 30 अन्य जो है वो है संकेतक हैं। तो हम 5 वो देखेंगे कौन कौन से हैं, जिसमें एक स्थिरता है, स्वास्थ्य देखभाल है, कोई भी शहर है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, मतलब स्थिरता है कि नहीं है, आप वहाँ पे जा रहे हैं तुरंत, थोड़ा जल्दी कवर करिए। फिर स्वास्थ्य देखभाल हो जाएगा, संस्कृति और पर्यावरण है, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। ये 5 श्रेणियां हैं जिनके आधार पर किसी भी शहर को जो है कैटेगराइज किया गया है रहने के मतलब उसके सेंस में। तो हम पहले देखेंगे जिसमें शीर्ष स्थान पर कोपेनहेगन है, जो डेनमार्क का मतलब एक शहर है, शीर्ष स्थान पर है, ये टॉप पे है। टॉप पे कोपेनहेगन है, सेकंड पे वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ये 3 जो है टॉप पे हैं, कोपेनहेगन, वियना और ज्यूरिख, ये 3 हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंडिया में दिया इन्होंने नहीं, वो तो शहर का सूचकांक है, इंडिया के किसी शहर का नाम ही नहीं है इसमें। इंडिया का नहीं है कोई खासकर। सबसे विश्व में दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर मतलब बताया गया है। ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, यही पूछा जा सकता है। दमिश्क जो है, दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक, सबसे खराब स्थिति है इसकी, सीरिया के दमिश्क। अब हम वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करेंगे। तो हाँ, जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ये भी और कौन सा एक ऊर्जा इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो जेंडर गैप जो है ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और ये इस बार 19वां संस्करण है। हम सब में नहीं, कुछ है जिनका हम ध्यान रखते हैं, जैसे सतत का था 10वां था, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और देखा था, ये आपका ये ऊर्जा वाला, ये 15वां था। हाँ, ऊर्जा का जो था वो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये 15वां था। अब हम ये वैश्विक अंतराल वाला देखेंगे तो इसमें इंडिया की रैंकिंग ये 19वां है। 48 इसमें जो लैंगिक अंतराल वाला है, इसमें टोटल 148 जो देश हैं वो शामिल हुए थे और इसमें टॉप पे आइसलैंड है, फिनलैंड, नॉर्वे, 3 पे हैं, 3 हैं ये सीक्वेंस में, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और हम अगर भारत की बात करें तो 129वां स्थान है भारत का, 129 रैंक है, 129। और पाकिस्तान का अगर देखें तो 129 नहीं है, 129 पिछले साल था। हाँ, पिछले साल था, इस बार 131 है, 131 है इस बार मतलब और भी बढ़ोतरी खराब हो गई पोजीशन, 129 से 131 हो गया है। तो सर 2025 में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है 2025 में भारत की 131 है और पिछले वर्ष 2024 में 129 था। ठीक, इस तरीके से अब हम आगे बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, हाँ, इसके द्वारा जारी ये किया जाता है। IEP एक संस्था है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, क्योंकि शांति है तो उसमें शांति आएगा ही। जी, बिल्कुल। तो ये रटने का एक ट्रिक है कि लास्ट में पीस आ रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड सबसे पहले 2007 में इसको जारी किया गया था। और नहीं, ये सब में नहीं पूछेगा कि ये कौन सा संस्करण है। हाँ। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट वाला वो नहीं, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कब से शुरुआत कब हुई थी, संस्करण तो नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत कब हुई थी। तो 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी हम इसमें रैंक देखेंगे तो इसमें टोटल 163 देश शामिल हुए थे इसमें, जहाँ पे पश्चिमी और मध्य विश्व सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक, यूरोप वाला रीजन। हाँ, सर्वाधिक जो है शांति। अब इसमें हम अगर देश के उसमें देखेंगे तो आइसलैंड जो है और आयरलैंड, न्यूजीलैंड, तीनों लैंड इसमें आ रहे हैं। आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, ये सबसे शांतिपूर्ण देश हैं। तीनों लैंड वाले देखिए, याद करने की ट्रिक है। हाँ, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, तीनों लैंड तो आइसलैंड, आइस मतलब बर्फ बहुत ठंडी होती है, शांति रहेगी वहाँ पे। हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आइस मतलब बर्फ, आइस बर्फ जो है, आइस ठंडी होती है तो शांति रहेगी। बर्फ वो तो ठंडे स्थान पे रहती है, ठंडा प्रदेश है तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा गर्म स्थान होता है उतने ज्यादा लोगों में अंदर और गुस्सा भरा रहता है। हाँ, और सबसे खराब स्थिति अगर हम देखें तो यमन, वहाँ के लोग शांत रहते हैं। यमन जो है वो जियोग्राफी पे भी डिपेंड करता है। जी, यमन की स्थिति बहुत ही खराब है। यमन बहुत ही अशांतिपूर्ण देश है। तो यहाँ पे आगे हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग क्या है? हाँ, इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है शांति के मामले में 115 है। ये पाकिस्तान से नहीं, ये वाला नहीं है, उसमें ये खुशहाली में पाकिस्तान से पीछे है इंडिया। शांति में इंडिया की रैंक 115 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के लिए जो है। तो ये 2004 से जारी किया जा रहा है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और ये प्रतिवर्ष जून माह में जारी किया जाता है। और ये 22वां संस्करण है क्यूएस, इसका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। नहीं पूछेगा संस्करण इन सबका कौन लगातार MIT जो है वो लगातार जो है टॉप पर है, 14वें वर्ष लगातार टॉप पे रहा है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान ये यूएसए का है, तो ये टॉप पे रहा है। ये टेक्नोलॉजी वाला है, इंपीरियल कॉलेज लंदन ये यूके का सेकंड पे है। भारत के कुल 54 संस्थान इसमें शामिल। भारत का सबसे टॉप का कॉलेज IIT दिल्ली है, वो टॉप पे है, जिसको 123वीं रैंक मिली। इससे पहले मद्रास या IISc बेंगलोर वगैरह रहता था, लेकिन इस बार IIT दिल्ली है। तो 123 रैंक है IIT दिल्ली की, और 129 है IIT बॉम्बे की, और 180 जो है वो IIT मद्रास। ये तीन हम देखेंगे इसमें, 123 दिल्ली और 129 IIT बॉम्बे की। इसके पहले IIT मद्रास टॉप पे रहता था, लेकिन इस बार IIT दिल्ली है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो इजराइल और ईरान युद्ध के बीच जो ऑपरेशन है, राइजिंग, हम ध्यान रखेंगे कि राइजिंग लाइन जो है ईरान और ईरान युद्ध के बीच में, ईरान और इजराइल द्वारा जो ईरान और इजराइल के बीच में बता रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन। देखिए, इजराइल द्वारा जो ईरान पे युद्ध किया गया उसे कहा गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन, और अमेरिका द्वारा जो युद्ध किया गया, मतलब उसके परमाणु ठिकानों पे जो नष्ट-नाबूद किया गया ईरान के, तो उसको कहा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जो अमेरिका द्वारा हमला किया गया ईरान के परमाणु ठिकानों पर, इसको कहा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यहाँ इजराइल और ईरान के बीच की बात है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। और अगर उसकी बात आएगी क्या बोलते हैं आपका, अमेरिका द्वारा, तो मिडनाइट हैमर। और तीसरा एक है ऑपरेशन सिंधु। ये भारत ने जो ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाया, इसको ऑपरेशन सिंधु कहा भारत द्वारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ऑपरेशन सिंधु, क्योंकि ये इंडिया द्वारा चलाया गया अभियान है, ये ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। तो तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन प्रॉमिस टू थर्ड भी एक है, जिसमें ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वो नहीं उतना जरूरी है, लेकिन ये तीनों एकदम जरूरी है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा मतलब किया गया ईरान पर हमला, तो मतलब और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका द्वारा किया गया ईरान पर, उसके परमाणु ठिकानों को जो नस्ते-नाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाना। तो ये तीन ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में छप जाए। फिर है UNESCO सॉस, यानी कि यूनेस्को का जो जो आर्थिक सामाजिक परिषद है, इसमें भारत को चुना गया है। भारत को इसका सदस्य बनाया गया है, सदस्य के रूप में चुना गया है। UN का जो 6 अंग है उसमें से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है, उसको कहते हैं UN सुरक्षा आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद, इसमें भारत को सदस्य बनाया गया है। तो ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नहीं, इतना ही जानना ठीक है। इसमें 54 सदस्य हैं। इसमें 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित इसके मुख्यालय में। एक चीज और है, भारत को अध्यक्ष बनाया गया है एक चीज का,
किसका? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। ये एक संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें इसका ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है वो आपका 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला साइंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, उसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। और कहाँ पे है ये? ब्रुसेल्स में। ठीक है, आगे सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। ये छोड़िए, ये बंद कर दिया, ये सब अंदर डेटा। इसमें स्थायी देख लेते हैं, स्थायी 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। हाँ, तो 10 मेंबर को ऐड किया गया है। 5 कौन-कौन से स्थायी वाले हैं? जिसमें चाइना, वो तो फिक्स है, रूस और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। वो तो हमेशा के लिए फिक्स है वही। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, वो तो वही रहते हैं, फिक्स रहते हैं। 10 जो है वो अस्थायी हैं, इनकी जगह बदलती रहती है। इसमें तो वो आपके अफ्रीका के 5 जोड़े गए हैं, बहरीन, कोलंबिया, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाटविया और लाइबेरिया। ये सब कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। 5 तो ये हो गए। उसके बाद 5 और हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। मतलब पाकिस्तान को भी ऐड किया गया है। सोमालिया, ये सब समुद्री पायरेट्स वाले देश हैं, इन सबको भी शामिल किया गया है। सोमालिया वाले क्या करते हैं? पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ सब। चलिए ये ठीक है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस। तो प्रेस की बात करेंगे 2025, जो विश्व इसको जारी कौन करता है? तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्लस RSF, ये संस्थाएं मिलके जारी करती हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इंडिया को इसमें वेरी सीरियस कैटेगरी में मतलब कैटेगराइज किया गया है। मतलब यहाँ की स्थिति प्रेस की बहुत दयनीय है। वेरी सीरियस कैटेगरी में है इंडिया शामिल। तो इसमें 180 देश इसमें शामिल है। 180 में इंडिया का रैंकिंग 151 है, 151। पिछली बार 159 था, इस बार 151 हुआ है, मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ है पिछली बार से। थीम पूछी जाती है, तो इसकी थीम है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग या बहादुर नई दुनिया। हाँ, इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है। प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का प्रभाव क्या रहेगा? इसका थीम है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर AI का प्रभाव। AI का प्रभाव या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, मतलब AI आएगा इसके थीम में। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें है 151 और टॉप पे इसमें कौन है? नॉर्वे और इस्टोनिया और नीदरलैंड। ये 3 देश टॉप पे हैं, नॉर्वे, इस्टोनिया और नीदरलैंड। सबसे खराब इरिट्रिया और उत्तर कोरिया बंद कर दिए, अब अंधेरा हो गया।